Hello student, once again my another study video। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक दिनकर कवि के दोहा से। दिनकर कवि ने कहा है कि क्रिया भिन्न और ज्ञान भिन्न, इच्छा कैसे पूरा हो मन की, यह एक दूसरे से मिल न सके यह विडंबना जीवन की। अर्थात उन्होंने कहा कि अगर हमें कोई चीज़ का ज्ञान है और उस ज्ञान के हिसाब से अगर हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो हमारे मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होने वाली है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, वट एवर यू नो यू हैव टू डू। आपको जो भी जान रहे हैं, जो भी आपको ज्ञान है, उसके प्रति आपको कर्म के प्रति दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। तो आइए आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 2 अम्ल, भस्म और लवण के मुख्य बिंदु पर दृष्टिपात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रबल एवं दुर्बल अम्ल तथा भस्म, पीएच स्केल, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, लवण तथा लवण का वर्गीकरण और लवण के गुण। तो मैं केबी कौशिक आप लोगों को नॉलेज कुंजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज की सवाल शुरुआत करते हैं। और हम पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में, कि अम्ल, भस्म और लवण क्या हैं, अम्ल और भस्म के क्या गुण होते हैं। और आज हम मुख्य रूप से उसमें से थोड़ा सा जो बचा हुआ अवशेष था उसमें है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट प्रबल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल अर्थात सांद्र अम्ल, हमारे सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं सांद्र अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है और तनु अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। लेकिन इस पुस्तक के हिसाब से और हमारे परीक्षा योगी यहाँ देख रहे हैं कि HCl, HNO3 और H2SO4 इत्यादि जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसकी परिभाषा अगर हम दें तो इस प्रकार हो सकता है कि जब किसी अम्ल को जल में घुलाया जाता है तो वह पूर्णतः घुलकर H+ आयन देता है, तो उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे। और जो आंशिक रूप से H+ आयन देता है वह दुर्बल अम्ल होता है। तो यहाँ पे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के यहाँ पे बतलाया गया है C3H3CO3, CH3COOH और H3BO3, ये वीक एसिड है। ठीक है, इसको कार्बोनिल एसिड कहा जाता है। और इसी प्रकार अगर हम प्रबल और दुर्बल भस्म की बात करें तो उसी तरह है कि जब हम किसी भस्म को जल में घुलाते हैं तो वह पूर्णतः आयनित होकर OH-, ये OH जो माइनस है, आयन उत्पन्न करता है। और दुर्बल भस्म वह है जो जल में घुलकर आंशिक रूप से OH- उत्पन्न करता है। अर्थात यहाँ भी देख सकते हैं कि NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH, यह जो है वीक बेस है, यानी वीक, कमजोर, दुर्बल भस्म कहा जाता है। ठीक है, अब इसके साथ ही हम चलते हैं कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अम्ल और भस्म की पहचान पीएच स्केल में लिखा जाता है कि इसका पीएच 7 है, इसका पीएच 9 है, इसका पीएच 10 है। और पीएच स्केल से ही हम लोग पहचानते हैं कि ये अम्ल है कि भस्म है ना। तो हम देखते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में P और H यह दोनों अलग अलग अर्थ लेकर आता है। P फॉर पोटेंस होता है, लैटिन नाम है, जिसका मेनली अर्थ होता है पावर, एंड H फॉर हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह अम्ल हो या भस्म हो, दोनों में ही हाइड्रोजन उपस्थित है। यह इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में उपस्थित होता है, जो कि जल में घुलने पर हालांकि OH नहीं देता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। तो सोरेनसन ने 1909 में पीएच स्केल का आविष्कार किया ना। उन्होंने एक स्केल बनाया जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे गए थे और बीच में आ रहा था यह आपका 7, यानी जिस
विलयन का मान यानी अम्ल और भस्म का मान 7 होता है, वह जो होता है वह उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। और 7 से आगे जब हम जाते हैं तो यह जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षार होता है या भस्म होता है ना। जल में घुले हुए भस्म को क्षार कहा जाता है, तो इसको क्षार कहते हैं। और 7 से जब नीचे की तरफ आते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है, जिसका पीएच मान इस तरह से एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सामान्य रूप से सामान्य वाक्य, असामान्य शब्द, सामान्य सेंटेंसेस से आपसे पूछे जाएंगे कि अगर पीएच मान किसी विलयन का 10 है तो उस विलयन की प्रकृति कैसी है ना, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रलाइज है। तो निश्चित रूप से 10 जो है इधर आ रहा है तो क्षारीय होगा ना। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों के पीएच मान जो है हम लोगों को परीक्षा में पूछता है, जैसे नींबू है, सिरका है, टमाटर का रस है ना, जो कि आपको वहाँ पे देख सकते हैं कि इधर लास्ट में आपको दिखाया जाएगा कि नींबू है, सिरका है, टमाटर है, पसीना है, उसके साथ ही साथ ये अम्ल वर्षा है, पेशाब है यानी टॉयलेट, दूध है, शुद्ध जल है, आंसू है, खून है, पित्त है और चूना जल है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे, एग्जामिनेशन में कभी कभी खास करके अम्ल वर्षा के बारे में पूछ देता है। और अम्ल वर्षा, दूध और शुद्ध जल ना, तो शुद्ध जल जो होता है वह उदासीन होता है, उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। बाकी सब वो उधर दिया गया है, आप याद कर सकते हैं, अभी दिखाया गया था। अब हम चलते हैं दैनिक जीवन में। नेक्स्ट पॉइंट कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन का महत्व पीएच स्केल के नाम से ना। अब कभी कभी हम ये मन में ये सवाल आता है कि कैसे हमको पता चलता है कोई विलयन का पीएच मान कितना होना चाहिए, कैसे हमको पता चलता है? तो एक यूनिवर्सल सूचक के द्वारा यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको बताया गया था कि मेथिल ऑरेंज और फेनैप्थलीन जो है संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक का मतलब हुआ कि नेचुरली नहीं प्राप्त होता है, उसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। तो अगर वो एसिड है, बेस है, वो प्रबल है, दुर्बल है, किसका पीएच मान कितना है, उसके एक कलर के हिसाब से उसका हम लोग निर्धारण करते हैं। तो उस निर्धारण को पीएच स्केल निर्धारण के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जामिनेशन में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि पीएच स्केल का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। अब अगला पॉइंट आता है दैनिक जीवन में हमारे पीएच का क्या महत्व है। तो पहला है पाचन तंत्र में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पाचन तंत्र में हमारे स्टमक में जो है गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, HCl। कौन सा एसिड निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो कि प्रबल अम्ल है। लेकिन यह हमारे गैस्ट्रिक जूस में मात्र 1% निकलता है, 1%। यह 1% निकलता है, इसलिए हमको उतना हानि नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है। तो लेकिन भोजन के पाचन में सहयोग करता है। लेकिन अगर यही एसिडिटी अगर बढ़ जाती है यानी 1% से ज़्यादा हो जाता है, भोजन को पचाने के लिए है, और ऐसी स्थिति में अगर हम खाना नहीं खा पाते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है। तो निश्चित रूप से बतलाया गया था कि एंटासिड का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है कि हमारे दांतों पर इसका प्रभाव पड़ता है। जब पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन ये 5.5 से नीचे जब हो जाता है, दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करने पर अन्न के कण जो है दांतों में फंस जाते हैं, और उसका पीएच मान जब 5.5 से नीचे हो जाता है तो हमारे दांतों का क्षरण होना शुरू हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो दांतों के ऊपर पाया जाता है उसका नाम है एनामल ना, जो डेंटाइन के ऊपर स्थित होता है। नहीं तो इतना हम ब्रश करते हैं, कितना भी ब्रश करते हैं, दांत झड़ जाना चाहिए था, लेकिन झड़ता नहीं है। सुबह में करिए, शाम में करिए, मन करे तो दोपहर में भी आप ब्रश कर सकते हैं, लेकिन दांत झड़ता नहीं है। लेकिन अगर उसका पीएच मान 5.5 से नीचे हो जाता है तो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अब हम यहाँ पे एक और रिएक्शन देखते हैं कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हम टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जो कि हमारे मुख की अम्लीयता को खत्म कर देता है। सुबह में ब्रश अगर हम करते हैं तो हमारे मुख की अम्लीयता को खत्म कर देता है और हमारे दांत जो है साफ हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन ब्रश करना चाहिए। ये तो छोटे बच्चों को बताया जाता है क्या, ब्रश करना चाहिए। उसके बाद आता है मांसपेशियों में ना। हम लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि जब हम कोई खिलाड़ी या पारिश्रमिक लोग
ज़्यादा मेहनत करते हैं या एकाएक हम लोग भी दौड़ लगा देते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड का। तो ऐसी स्थिति में हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है या क्रैम्प की शिकायत हो सकती है। तो वो हमारे ऊपर भी ये अम्ल से प्रभाव डालता है। बर्तन के धब्बों को दूर करने में भी अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पिछले क्लास में ही हम बताए थे कि पीतल और तांबे के बर्तन जो है खुली हवा में छोड़ देने पे ऑक्साइड से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड की परत जमा लेते हैं। और आप देखते भी होंगे पूजा पाठ के बर्तन में खास करके पीतल तांबे का इस्तेमाल होता है। खाने पीने में तो अब आजकल नहीं हो रहा है ना, आजकल तो स्टील ज़्यादा चल रहा है। तो पूजा पाठ में जो इस्तेमाल किया जाता है तो अगर उसमें गंदगी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, नींबू का रस से अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। तो वो ऑक्साइड जो होता है वो भास्मिक होता है और नींबू का रस से अगर हम साफ़ करते हैं तो वो नींबू का रस क्या है, एसिडिक है और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है और साफ़ हो जाता है। तो बर्तन की सफाई में भी हमारा इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है कि मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच लगभग 7 के आसपास होना चाहिए, यानी 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए। तो इसके बीच में उत्पादन जो है अच्छा होता है। अगर इससे अधिक हो जाता है तो बेसिक हो जाता है और इससे कम हो जाता है तो एसिडिक हो जाता है। मिट्टी की जांच करने से पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी उर्वरक क्षमता पर असर पड़ता है। तो हमें इसका खास ख्याल रखना चाहिए, मिट्टी की जांच करते रहना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है खास करके एनसीईआरटी बुक्स में कि किस परिस्थिति में एक किसान जो है अपने खेतों में चूना का छिड़काव करता है। तो अगर उसके खेत में खेत की मिट्टी की अम्लीयता बढ़ गई है तो वो चूना का छिड़काव करता है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है, काली चूना जिसको चूना पत्थर जो कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर उसको मिट्टी में छिड़का जाएगा तो जल से अभिक्रिया करेगा। जल से रिएक्शन करने के बाद क्या तैयार होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो वो एक बेस है और इस प्रकार उसकी अम्ल से अभिक्रिया करके वो न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद जलीय जीवों पर भी पीएच का असर होता है। अगर जलीय जीव जैसे अम्ल वर्षा हो रही है और वो बारिश हो करके नदी में तालाबों में चला जाता है तो उसमें रहने वाले जीव जंतु जो है मरने लगते हैं ना। ऐसा देखने को मिलता है कि उसमें रहने वाले जलीय जीव ऊपर आने लगते हैं और सब लोगों को, बाकी लोगों को तो बाहर मिल जाता है। क्या मछली ऊपर आ रहा है, भाई पकड़ लो, खा लो, बना लो ना। लेकिन जलीय जीवों के पीएच में परिवर्तन होने से जब वो अम्लीय या बेसिक कोई भी हो जाए तो ऐसी स्थिति में उनके परेशानी हो जाता है जीने में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो है लवण। लवण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लवण तो जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करके लवण तथा जल बनाता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो लवण का निर्माण भी वैसे ही कुछ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं HCl और NaOH। ये बना रहा है NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का सूत्र है, उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे जल बन रहा है। तो जो लवण बनता है उसका नामकरण जो है अम्ल और भस्म से मिलकर ही बना होता है, इसलिए उसका नामकरण अम्ल और भस्म के नाम पे ही रखा जाता है। जैसे भास्मिक मूलक और अम्लीय मूलक। तो भास्मिक मूलक इसमें क्या है, सोडियम भास्मिक मूलक है और क्लोरीन जो है यहाँ अम्लीय मूलक है। यानी क्लोरीन जो होता है यहाँ से लिया गया है HCl से। HCl क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है। तो इससे सोडियम इसमें लिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि भास्मिक मूलक की जो प्रकृति होती है वो पॉजिटिव होती है और अम्लीय मूलक की जो होता है वो निगेटिव चार्ज लेकर के आता है। तो अम्लीय मूलक और भास्मिक मूलक के रूप में लवण की पहचान की जाती है। अब हम देखते हैं कि लवण जो है, लवण का वर्गीकरण क्या है, लवण कितने तरह के होते हैं, सामान्य लवण, भास्मिक अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। तो सामान्य लवण यहाँ पे दिया हुआ है NaCl, KCl, Na2SO4 और Na2PO4 ना। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे Na2PO4 सोडियम फॉस्फेट। तो यह सामान्य लवण है। सामान्य लवण क्या है, सामान्य लवण वह लवण है जिसमें हाइड्रोजन के विस्थापन के सामान्य जो है यहाँ पे सामान्य लवण जो है तैयार होता है और हाइड्रोजन विस्थापन के लिए कोई भी वहाँ पे उसके परमाणु उसमें उपस्थित नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, तो ये सामान्य लवण के रूप में आते हैं। और लवण की एक खास पहचान ये भी होती है कि उसमें धातु जरूर होते हैं।
तो आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक और अभी तक जितना भी पढ़ाया गया लवण के बारे में ना, उसमें एक धातु जरूर है और हालांकि भस्म में भी है ना, लेकिन सामान्य लवण क्या है जिसमें हाइड्रोजन विस्थापनशील उपस्थित नहीं रहते हैं। उसके बाद अम्लीय लवण आता है। तो अम्लीय लवण आप यहाँ देख सकते हैं H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्लीय लवण है। तो अम्लीय क्या होगा कि जब कोई भस्म के द्वारा पूर्ण रूप से उसका क्या नहीं किया जाएगा, जो किसी भस्म के द्वारा उसमें उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणु जो है धातु के द्वारा अंशतः विस्थापन के फलस्वरूप बने लवण जो होते हैं अम्लीय लवण होते हैं। यानी आंशिक रूप से किसी भस्म के द्वारा विस्थापन हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि OH यहाँ पे है, NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भस्म हो गया और H2SO4 क्या हो गया, अम्ल हो गया। ये अम्ल है और यह भस्म है। इसका नाम हम पिछले वीडियो में बताए थे। H2SO4 को किस नाम से जाना जाता है, बैटरी अम्ल के नाम से जाना जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ठीक है। इससे मिलके जो बना हुआ है सोडियम बाईसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी इसको कहा जाता है। तो ये आपका सॉल्ट है यानी लवण बना हुआ है और यह जल बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अम्लीय लवण की परिभाषा कि किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा अंशतः विस्थापित करने के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं ना। तो आप देख सकते हैं अंशतः विस्थापित, किसी भस्म के द्वारा अंशतः विस्थापित किया गया है, यानी हाइड्रोजन पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं हुआ है, अर्थात जो लवण यहाँ बना है इसमें हाइड्रोजन विद्यमान है और जिस लवण में हाइड्रोजन विद्यमान होगा वह अम्लीय लवण होगा। क्योंकि पूर्णतः अगर न्यूट्रलाइज किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में ये प्राप्त होता है कोई भी विस्थापनशील हाइड्रोजन उपस्थित नहीं रहेंगे, है ना। उसके बाद आता है हमारा ये आता है भास्मिक लवण। भास्मिक लवण बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट निश्चित रूप से है कि अम्ल के द्वारा उस हाइड्रोजन को विस्थापन नहीं किया गया। तो वैसे भस्म जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं और अर्थात अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर ये भास्मिक लवण प्रदान करते हैं। अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर ये भास्मिक लवण प्रदान करते हैं। यहाँ पे देखिए ये भस्म है और यह अम्ल है। तो यह अम्ल जो है आंशिक रूप से उसको उदासीन किया है, पूर्ण रूप से उदासीन नहीं किया है, जिसके चलते इसमें OH जो है अभी भी विद्यमान है। तो अगर OH इसमें विद्यमान है तो इस लवण को हम क्या कहेंगे, भास्मिक लवण ना। तो ये हमारा भास्मिक लवण है और यहाँ पे जल है, ठीक। अब हम चलते हैं लवणों के गुण। लवण के गुण, तो लवण में किस प्रकार का लवण हो सकते हैं, तो अम्ल और भस्म से मिलके ही लवण बना हुआ है। तो लवण के भी क्या क्या गुण हो सकते हैं, कह रहा है कि यहाँ प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म जब आपस में मिलते हैं तो उससे बना हुआ जो लवण होता है उदासीन लवण होता है, जिसका जलीय विलयन जो है उदासीन होता है। यहाँ पे प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से मिलकर उदासीन लवण जो है यहाँ पे KCl बना हुआ है, NaCl बना हुआ है, KNO3 बना हुआ है, Na2SO4 बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी है, यहाँ एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ था, पहले ही बताया गया है कि HCl + NaOH बराबर NaCl ना। तो यह प्रबल अम्ल है और प्रबल अम्ल यहाँ पे आपको बताया गया था स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और NaOH, यहाँ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और यह दोनों स्ट्रॉन्ग मिल रहा है तो NaCl बन रहा है, यानी वो उसका जलीय विलयन जो होगा वो उदासीन होगा। अर्थात उस प्रकार के लवण का pH मान लगभग 7 के आसपास होगा, यानी 6.5 से आगे और 7.5 से पहले इसी के बीच में होगा। अर्थात वो प्रायः उदासीन होते हैं ना। उदासीन का मान कितना होता है, pH मान 7 होता है। उसके बाद आता है प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म। जब आपस में मिल करके लवण का निर्माण करते हैं तो वो अम्ल जो होता है अम्लीय होता है, वो लवण जो होता है वो अम्लीय होता है, उसका जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रबल है तो अम्लीय कैसे और भस्म है तो कैसे, किस प्रकार से हम करेंगे। तो आप जान रहे हैं कि प्रबल मिलेगा तो उदासीन होगा, उसी तरह से आप जो प्रबल होगा उसी प्रकार के लवण प्राप्त होंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रबल अम्ल है और दुर्बल भस्म है, तो लवण जो प्राप्त होगा वो किस प्रकार का होगा, अम्लीय। वो विलयन जो होगा अम्लीय ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें प्रबल कौन है, अम्ल है। उसी प्रकार यहाँ दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म है, तो प्रबल कौन है, भस्म है। इसलिए वो इससे जो लवण प्राप्त होगा वह लवण जो होगा वह क्षारीय प्रकृति का होगा ना।
अर्थात उसका पीएच मान जो होगा 7 से ज़्यादा होगा ना। 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा होगा वो बाष्मिक होगा। यहाँ पे FeCl3 और NH4Cl CuSO4 ये जो है अम्लीय है ना। Na2CO3 यह क्षारीय है। NaHCO3 यह भी क्षारीय है। CH3COONa यह भी एक क्षारीय लवण की पहचान है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंट इसमें आता है कि 7 से आगे जब बढ़ते हैं तो कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। तो ऐसे अनुमान देखें, इसमें उल्टा होता है, ज़रा इसका ध्यान रखेंगे। ये विशेष रूप से जानकारी जरूरी है कि हम चलते चलते बता रहे हैं आपको कि 7 से नीचे जैसे जैसे हम आते हैं, कम होते जाते हैं, उसकी प्रबलता बढ़ती जाती है। अर्थात 0 से लेकर 3 तक जब हम जाते हैं तो यह प्राय जो होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, और इधर 5-6 तक जाते हैं तो वो दुर्बल अम्ल हो जाते हैं। उसी तरह इसमें जो होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो प्रबलता बढ़ती जाती है, जबकि अम्ल में क्या जैसे जैसे नीचे आते हैं यानी संख्या जो है घटती जाती है तो इसकी प्रबलता बढ़ती जाती है। तो देखा जाए तो 11 के बाद 14 तक जो होते हैं ये क्षार जो होते हैं वो प्रबल होते हैं। ये है आपका। तो इसके साथ ही हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगले वीडियो में एक पार्ट और है, ये पार्ट दूसरा था, एक पार्ट और आपको बताया जाएगा जिसमें आपको कुछ उपयोगी लवण और उसके बनाने की विधि और उसका हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल, जिससे जो है हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भी एक पार्ट अगले पार्ट में आपको हम मिलेंगे। और इसी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए। और सभी 10th क्लास के खास करके विद्यार्थी जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनसे हम ये बताना चाहते हैं कि हमने पहले ही अपने वीडियो में, मोटिवेशनल वीडियो में बताया था कि हम A to Z 1 by 1 जो है प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि हमारा वीडियो एक ग्रेजुअली पूरा साइंस का वीडियो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर से ही कुछ आइटम जो है आपको समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।